नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब देश का संविधान बना तो उसमें समानता का सिद्धांत रखा गया, यानी देश के हर इंसान को समान अधिकार। लेकिन इसी के साथ ही आरक्षण को भी संविधान में ऐड किया गया। यह आरक्षण था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। ये वो वर्ग था जिसके लिए ये माना गया कि उसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और यहीं से ये बहस का केंद्र भी बन गया। आरक्षण को लेकर देश में समय समय पर आवाज उठती आई है। देश के कई आंदोलन भी देख चुके हैं और इन बहसों और प्रदर्शन के बीच कानून में कई संशोधन भी हो चुके हैं। 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। यानी आरक्षण की संवैधानिक बहस में पहली बार आर्थिक कमजोरी को जगह मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। भारत में आरक्षण ऐसा विषय है जिस पर लगातार बहस होती रहती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या आजादी के इतने दशकों बाद भी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। जब भी यह मामला अदालतों में पहुंचता है तो न्यायपालिका का रुख बिल्कुल स्पष्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि आरक्षण नीति की समीक्षा करना या इसे पूर्ण रूप से खत्म करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन साफ शब्दों में यह भी कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा का सवाल पूरी तरह असंवैधानिक नहीं है। अब ऐसे में आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को जड़ से समझना बहुत जरूरी है। आज असली सवाल शायद ये नहीं है कि आरक्षण रहे या खत्म हो। असली सवाल है कि क्या आरक्षण अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच रहा है? क्या इसका लाभ वंचित व्यक्ति को मिल रहा है? क्या जाति के साथ आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को भी मापने का बेहतर तरीका हो सकता है? क्या 50% आरक्षण आज की सामाजिक वास्तविकताओं के लिए सही है? क्या जातिगत जनगणना भविष्य की आरक्षण नीति का आधार बननी चाहिए? तो ये कई तरह के सवाल हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पौलमी पावनी जी हैं। पौलमी पावनी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। और हमारे साथ नितिन भाटी जी जुड़ गए हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल नितिन भाटी जी आप ही से रहेगा, क्योंकि आरक्षण जिस वजह से लागू किया गया था, क्या अभी हम मौजूदा स्थिति को देखें तो उसी उद्देश्य को पूरा करता हुआ क्या आरक्षण फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि उसको लेकर के कई तरह की आवाजें उठती हुई मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही हैं। जी नमस्ते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरक्षण भारत में बहुत पुराना है। देखिए, ये भारत जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है पूरी दुनिया में, हमारे जैसा देश नहीं है। हमारे यहाँ 4000 से ज्यादा जातियां हैं और सबकास्ट है। कास्ट और सबकास्ट 4000 से ज्यादा है, तो 4000 इज अ बिग नंबर। तो शुरुआत हमारी आरक्षण की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले से हुई थी, पर वो बहुत लिमिटेड था। पर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है, आपने कभी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस। तो ये जो 16 का जो पालन करने के लिए आरक्षण का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1990 में मंडल कमीशन ने 27% ओबीसी लाया था। मंडल कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा सोनी जी का केस आया था 1992 में, जिससे इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पहली बार मतलब अभी तक का सबसे 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था कि भारत में 50% का कैप लगाना जरूरी है रिजर्वेशन के ऊपर। 50% का कैप और 27% का ये जो ओबीसी का कोटा है, ये तभी डिसाइड हुआ था। तो ये आज का नहीं है, 1992 से आज 2026 आ चुका है, तो बहुत बड़ा सफर तय कर चुके हैं। उसके बाद फिर बहुत ईडब्ल्यू, जैसे आपने खुद कहा, ईडब्ल्यू सारा बजट आया जिसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10% कोटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया। तो ये एक चीज बल्कि उसके बाद प्रमोशन पे आरक्षण एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें पेंडिंग है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि 9 जजेस बेंच ने क्लियर कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। जब 1992 में इंदिरा सोनी केस आया था, पर हमारे यहाँ पे बार बार कहीं ना कहीं
उसका दुरुपयोग हुआ है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत विवाद रहा है। और अभी जो लेटेस्ट विवाद चल रहा है वो ओबीसी के ऊपर चल रहा है। ओबीसी, क्योंकि ओबीसी में अपने आप ही इतनी सारी चीजें, चार डिवाइड हो गए, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है कि कौन है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा है, 8 ऊपर वाले क्रीमी लेयर आएंगे, उसके नीचे वाले। तो ये जो आरक्षण है ये अपने हो चुका है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढना, जैसा कि आपने खुद कहा, इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं कि हमें सब मिल बैठ के सारी पार्टीज को पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होना चाहिए और इस देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मुद्दे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया है, पर अल्टीमेटली डिसीजन देश की जनता को लेना है कि उन्हें आरक्षण किस हद तक चाहिए। क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण एक परिवार को मिला, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कौन तय करेगा? बिल्कुल, और इसको लेकर के लगातार जो है वो आवाजें भी बुलंद होती हुई नजर आ रही है। पौलमी पावनी जी, क्योंकि अभी लोगों के अंदर इस बात को लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हमने सड़कों पर भी देखा है कि किस तरह से लोग अब इसको लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आए हैं कि एक बार फिर से अब इस पर विचार होना चाहिए। क्या जिस उद्देश्य के साथ आरक्षण को लागू किया गया था उसकी भरपाई होती हुई नजर आई है? क्योंकि उद्देश्य यही था कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनका उत्थान हो पाए, जो अन्याय हुआ उसको कहीं ना कहीं उन चीजों को भरपाई की जा सके और सबको एक लेवल पर, समानता का अधिकार जिस तरह से कहा जाता है, सबको एक लेवल पर लाया जा सके। क्या उस एक लेवल पर लोगों को लाया जा चुका है? क्यों आया ये समझना इस सवाल के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आरक्षण आया था जबकि ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोज किया था कि हम लोग अलग अलग इलेक्टोरेट बनाएंगे, मतलब दलित दबके के लोग, नीचे दबके के लोग अलग वोटिंग करेंगे, उनके अलग इलेक्शन कैंडिडेट्स होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, इससे हिंदू समाज आपस में बंट जाएगा, नफरत बढ़ेगी। तो उनमें और अंबेडकर जी में एक पैक्ट हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट, जिसके कारण आरक्षण आया। आरक्षण इसलिए था क्योंकि उस समय भी सोसाइटी में जो नीचे दबके के लोग हैं उनको सिर्फ सोशली एक्सक्लूड नहीं किया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने से वंचित किया जाता था, मना था, अगर जाते थे तो पिटते थे। अब ये सवाल आज जब ये पूछा जाता है तो ऐसे केस आज भी हैं। आज भी एक 6 साल के दलित बच्चा मारा, इतना पीटा गया अपने टीचर से कि क्योंकि उसने एक घड़े से, जिससे अपर कास्ट बच्चे पानी पी रहे थे, पानी पी लिया कि वो मर गए। तो ये कहानियां हैं। दूसरी तरफ ये भी एक रियलिटी है कि आरक्षण बार बार कुछ परिवारों को, कुछ बच्चों को जिनके माँ बाप अच्छे पोजीशंस में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चों को मिल रहा है। तो जिस कारण से वो आया वो अपना खुद का ही पर्पस डिफीट कर रहा है। तो दोनों तरफ की विचारधारा सही है। ये कहना कि आरक्षण का पर्पस कंप्लीट हो गया, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में नीचे दबके को लोगों को बराबरी मानी जाती है, चाहे सोशली हो, चाहे एजुकेशनली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। लेकिन ये कहना कि आरक्षण बिल्कुल ही सारे लोगों को एक तरफ से सशक्त कर रहा है, ये भी गलत है। आरक्षण कॉन्सेंट्रेट हो गया है कुछ परिवारों में, कुछ हाथों में, ये मिसयूज हो गया है एक तरीके से। ठीक है नितिन भाटी जी, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सवाल रख रही हूं क्योंकि जितनी जानकारी है कि कहा गया था कि आरक्षण जो है वो एक वक्त तक होना चाहिए था, और अगर ये कहा जा रहा है कि एक वक्त तक होना चाहिए था ताकि सबको समानता के लेवल पर लाया जा सके, तो क्या लगता है कि वो वक्त कितना लंबा होना चाहिए ताकि हर किसी को समान लेवल पर लाया जा सके? जिस तरह से अभी पौलमी जी ने कहा कि कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर ये नहीं माना जा सकता है कि सभी अभी तक उस समानता के अधिकार पर पहुंच चुके हैं, और कई ऐसी घटनाएं भी हैं जहां पर ये माना जाता है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला और वो क्रीमी लेयर को भी पार कर चुके हैं। तो वो वक्त कितना होना चाहिए? क्या इसको लेकर के भी कोई एनालिसिस है? इसके ऊपर बहुत एनालिसिस है। मैंने जैसे कहा शुरू में, और मेरी को पैनलिस्ट ने जैसे कहा आपको, देखिए ये जो पूना एक्ट आया था, ये किस लिए आया था? और पब्लिक सर्विस के लिए आया था। डिप्रेस और डाउन टोडन जो लोग हैं उनको पब्लिक अपॉइंटमेंट का मौका मिले, पोस्ट मिले डिपार्टमेंट में। तो ये 1932 में आया था। उसके बाद 1950 में देश आजाद हुआ। तो जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16, जैसा मैंने पहले भी कहा, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा खेल आरक्षण में कहां पर है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट में तो है नहीं। आप देखें, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देश के कितने लोगों को गवर्न करता है। आप देखें नीट के एग्जाम में आरक्षण लगता है, 22 लाख 23 लाख बच्चे बैठते हैं, सीट कितनी? 2 लाख। IIT में कितने बच्चे बैठते हैं?
10 लाख प्लस। सीट कितनी है? 50,000 से लाख। आप देखें नेशनल लॉ कॉलेज में देख लीजिए, IIM में देख लीजिए, किसी भी वर्ग में आप UPSC एग्जाम देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत की आबादी 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। कितने लोग इसमें आरक्षण पब्लिक सर्विस के लिए, खाली आर्टिकल 16 जो कहता है, तो आर्टिकल 16 का जो वायलेशन होता है इसलिए ये सारा सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आता है। तो जो पूरा दायरा है ये बहस का वो आर्टिकल 16 से ही गवर्न होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्रोफेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये जो है इसका सबसे ज्यादा साथ दिया आरक्षण को कम करने में, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है वो है, देखिए आप जैसे लोग, मीडिया, प्राइवेट एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप, जो सरकार भी कह रही है और जो सालों से चल रहा है कोशिश कि आत्मनिर्भर बने भारत। तो ये जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी आरक्षण को बढ़ावा देता है। और जो आरक्षण जिसके लिए जो कोशिश है, जो ऑब्जेक्टिव था आरक्षण का, वो अपने आप में ढर्रा बिगड़ चुका है। आरक्षण एक बार मिला, कोई त्यागना नहीं चाहता, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है, मैंने जैसे पहला भी कहा। तो इसके लिए डिबेट जरूरी है कि आपको आरक्षण कब तक मिलेगा, क्योंकि ये तो अंतहीन है। आपको शुरू से पता है कि एक लोअर क्लास का, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्टिकल 16 का मूल उद्देश्य है कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक के पास ट्यूशन, एक के पास पैसा है किताबें खरीदने का, एक के पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने का, जो गरीब है उसको आरक्षण इसलिए मिले कि उसका रिसोर्स नहीं है उस चीज को पाने का, वो ट्यूशन नहीं जा सकता, इसलिए जब एग्जाम हो तो उसमें उसको एक्स्ट्रा नंबर मिले कि वो जिसके पास पैसा है उसके बराबर रहे। पर क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पा रहे हैं? क्योंकि आरक्षण का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। यही मेरा इसमें सोच है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर घनाराम साहू जी हैं, संवैधानिक और सामाजिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर घनाराम साहू जी आपका। सर, क्योंकि क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत बातचीत चलती है, तो क्या अगर क्रीमी लेयर का जो उद्देश्य है, क्या वो SC ST में भी शामिल होना चाहिए या फिर उनको उससे अलग रखना चाहिए? देखिए, जब संविधान भारत में लागू हुआ तो उस लागू होने के कुछ दिनों पूर्व अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला था और कुछ दिनों के पश्चात जनजाति को आरक्षण मिला था। लेकिन OBC वर्ग को आरक्षण लगभग 40 वर्ष विलंब से मिला और वो भी क्रीमी लेयर के साथ मिला। इसके साथ ही जो OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न देकर 27% आरक्षण मिला हुआ है। और इतने आजादी के बाद से अभी तक के सफर को देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर भी एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। OBC आरक्षण को तो लागू हुए अभी 20-25 वर्षों से ही लाभ मिल रहा है। और यहाँ भी आप OBC वर्ग में आप देखेंगे तो क्रीमी लेयर होने के बावजूद भी समाज के बहुत बड़े तबके तक कोई लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके बावजूद भी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग को एक ही नीति के दायरे में लाया जाता है और यदि इसका समुचित वर्गीकरण किया जाता है, इसके साथ ही विभिन्न जातियों को एक पुनः अवसर दिया जाए वर्गीकरण का, तो शायद कम समय में आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान नीति में समीक्षा हो और ऐसी एक नीति बनाई जाए जिससे अभी तक के छूटे हुए वर्ग को भागीदारी का उचित अवसर मिल सके। ठीक है, पौलमी पावनी जी, क्योंकि आपने जिस तरह से उदाहरण दिया कि अभी भी कुछ ऐसे तबके हैं जहां पर आरक्षण का जो लाभ मिलना था वो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनको आरक्षण का लाभ जो है वो रिपीटेडली मिल रहा है, तो जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको मिल पाए उसका फायदा, इसके लिए क्या बदलाव होने चाहिए? क्या कोई नई सोच की जरूरत है? क्या इसमें आवश्यकता है? देखिए, कोई भी लॉ 70 साल तक रेलेवेंट नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना, क्योंकि सोसाइटी अपने आप में 70 साल में बदल गई। जब आरक्षण आया था तब अनुसूचित जाति, नीचे तबके के लोगों के लिए ऐसा था ही नहीं कि उनमें क्रीमी लेयर थी या फिर थी तो बहुत छोटी थी, इतनी की काउंट ना कर सके। आज वो सिचुएशन नहीं है। ये दूसरी बात ये भी है कि कई समान वर्ग के लोग अब बहुत गरीब हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, उनको भी सोशल और इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब ये चीज OBCs के बारे में फील हुई, सोसाइटी में फील हुई, लॉ में फील हुई, पॉलिसी में फील हुई, तो मंडल कमीशन आए। तो हाँ, ये एक
वैलिड डिमांड है कि इसके बारे में फिर से सोचा जा सकता है, इसको मोर रैशनलाइज किया जा सकता है कि जिन लोगों को असली में जरूरत है उनको मिलना जरूरी है। जैसे मैं खुद मैं एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं अनाथों के लिए लड़ती हूँ। हमारे देश में अनाथों के पास आरक्षण नहीं है, अनाथों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। अब ये बात तो बहुत इलॉजिकल है कि कोई कहे कि अनाथ बच्चा रिजर्वेशन के लायक नहीं है। अगर कोई बच्चा लायक है तो अनाथ बच्चा लायक है। तो हाँ, रिजर्वेशन को सोचा जा सकता है, फिर से एक बार रिवाइज किया जा सकता है, बट ये कहना कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोसाइटी बिल्कुल इक्वल हो गई है, ये बात गलत होगी, ये बात इनसेंसिटिव भी होगी। ठीक है नितिन भाटी जी, जो है एक बार फिर से विचार होना चाहिए, तो वो विचार किस लेवल पर होना चाहिए कि जो अन्याय हुआ था उसकी भरपाई होने के विचार पर उसको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, या फिर समानता का अवसर हर किसी के लिए होना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे विषय और है जहाँ पे ये नहीं पहुंचा है, जहाँ हम पहुंच नहीं पाए हैं, और बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको अपन दूर कर रहे हैं, पर कुरीतियों के बाद भी हम उनको दूर नहीं कर पाए हैं। पर जैसे मैं हमेशा, देखिए, ये आप जब आरक्षण की बात करते हैं, अभी सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है, अभी जो 2026 से जो भी चल रहा है प्रमोशन में आरक्षण, उसको तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार रखा है, मना किया है। पर अब बहुत सारी डिबेट यहाँ पहुंच जाती है, क्या प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए? तो ये पहला है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसको तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, मेरा रिक्वेस्ट है, और जो पहले इंदिरा स्वामी जी के ऑर्डर में आया भी था, प्रमोशन में आरक्षण बहुत डेंजरस है, इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है। तो प्रमोशन में आरक्षण एक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप मेरिट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये मैंने जैसे बात की थी, हर एग्जाम में एक लिस्ट है, हर यूपीएससी से लेकर सब में कोटा है, पर कोई जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, और हर हाई कोर्ट कह रहा है कि आपने फॉर्म भरा और आप टॉपर आए, पर आपके पास, आपने जब आपका फॉर्म भरने की इच्छा होती है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट को कैंडिडेट में फॉर्म भर रहा है या कोटे में फॉर्म भर रहा है। टॉपर, जैसे टॉपर तो सभी का रहेगा, तो वो सीट किसकी रहेगी? क्योंकि वो प्रॉब्लम जनरल कोटे की, जब बच्चा भी टॉपर आ सकता है, ओबीसी का बच्चा भी टॉपर आ सकता है, और जनरल कोटे टॉपर आ सकता है। तो वो जो सीट खाली होती है, वो सीट का फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि आप हमेशा देखें, ये बड़ा डिबेटेबल है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि सीट जो है, घूम फिर के जनरल की सीट है वो बहुत, का बच्चा, ओबीसी का बच्चा टॉपर आ गया और फिर जनरल की सीट कम हो गई। तो ये 2-3 डिबेटेबल पॉइंट हैं जिन पर डिस्कशन बहुत जरूरी है, और एक क्लैरिटी से अगर आ जाए इस पर जजमेंट, प्रमोशन में आरक्षण और ये आपकी सीट के उसके ऊपर कि कौन सी सीट ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपना कैंडिडेचर व्हेन यू अप्लाई फॉर द पोस्ट एज ए रिजर्व कैटेगरी और एज अनरिजर्व कैटेगरी, ये आपको डिक्लेयर कर दिया एक बार, तो उसका बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, इस पर क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर घनाराम साहू जी, अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो क्या ओबीसी वर्ग को समान तरीके से उसका लाभ मिल पा रहा है? जी देखिए, ओबीसी आरक्षण और एसटी आरक्षण में फर्क ये है कि एसटी के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं और जो नियम है और जो सुविधाएं मिलती है, वो ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एसटी वर्ग में छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए 2.5 लाख रुपए वार्षिक आमदनी के नियम बने हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ओबीसी के लिए 1 लाख रुपए की आय की सीमा रखी गई है। इसी तरीके से एसटी छात्रों को जो छात्रवृत्ति की जो दरें हैं, उसके तुलना में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का दर बहुत ही कम है। और मैं समझता हूं कि ये सभी आरक्षित वर्गों के लिए एक समान नियम और शर्त बनाया जाना चाहिए, और सुविधाएं भी उसी के अनुकूल सबको एक समान मिले, तब कहीं जाके सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। ठीक है। पौलमी पावनी जी, क्योंकि अभी जनगणना का जो प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, क्या लगता है कि जनगणना जब पूरी होगी, उसका जब डेटा सामने आएगा, तो वो इस मामले को लेकर के, आरक्षण के मामले को लेकर के किसी तरह से कोई मदद पहुंचा सकता है? क्या जो रिवीजन की बात आप कर रही हैं, उसके लिए ये लाभदायक साबित हो सकता है? पौलमी जी, आप शायद तक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
जनगणना जब होगी, एक चीज याद रखने लायक है, बहुत साल पहले हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें निकला था एक्सट्रपोलेशन पे कि ओबीसी एससी एसटी के लोग अप्रोक्सीमेटली 72% है, 50% नहीं है, 72% है सोसाइटी के। तो एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि शायद 50% रिजर्वेशन ठीक है इनके लिए, क्योंकि टोटल नंबर से कम है। लेकिन एक तरफ ये भी फैक्ट है, जो एक्चुअल फैक्ट है, कि जनगणना में ये भी पता चलेगा कि कितने लोग अभी भी मार्जिनली सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी के बाहर हैं, जिनको फायदे नहीं मिल रहे, जिनकी क्या हालत है इकोनॉमिक। ये तो आरक्षण को, इस डेटा को यूज करके रैशनलाइज करना मुझे लगता है एक बहुत नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए भी और कोर्ट्स के लिए भी, क्योंकि डेटा से ये पता चलेगा कि कितने लोगों को जरूरत है और कितने लोगों को नहीं मिल रही है। जनहित वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है अगर उसकी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत दिखे। तो ऐसा है, शायद ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो डिक्लेयर हुआ था वो शायद एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये सब चीजें जनगणना के बाद ही पता चलेंगी। जनगणना पहली बार कास्ट को ले रहा है और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी है। तो ये एक अच्छी चीज है, रिफ्लेक्ट, हमारी जो सोशल नॉर्म्स है वो डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। उससे थोड़ा आक्रोश भी शायद कम हो जाए जब लोग रियलाइज करें कि ये लोग जो हमारे ओबीसी एससी एसटी हैं, ये सोसाइटी का एक मेजॉरिटी पार्ट है जिनको लार्जली अभी तक राइट्स डिनाई किए गए हैं और ये अनडिनाइबल ट्रूथ है। तो मुझे लगता है इससे डेटा से दोनों तरफ आक्रोश कम होगा और कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो संविधान में आरक्षण को जगह क्यों दी गई थी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आरक्षण का जो उद्देश्य था वो अभी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही।